सुन शिवम का खून खौल उठा। दृष्टि के लिए दर्श के इरादे जानने के बाद शिवम क्या हाल करेगा उसका? क्या होगी उसकी अगली चाल? क्या दर्श दृष्टि और उसके परिवार को बर्बाद करने की शुरुआत कर पाएगा? क्या जगनपुरी को सच में शिवम से पंगा लेने का पछतावा है या फिर ये उसकी चाल है? आगे की कहानी जानने के लिए भी शिवम को अपने असली अवतार में आना पड़ेगा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर। शिवम तनी हुई बाहों के साथ रिकॉर्डिंग सुनता रहा। उसकी नसें भी गुस्से से तन गई थी। जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म हुई, उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। शायद दर्श और उसके परिवार के प्रति उसने कुछ ज्यादा ही दया दिखा दी। अब वक्त आ गया है कि वो उस दया का कर्ज चुकाए। मास्टर शिवम, ये कमीना दर्श बहुत ज्यादा शातिर और काले दिल का इंसान है। अगर आप उससे निपटना चाहते हैं तो मैं शुरुआत करने को तैयार हूँ, पुरी ने गुस्से से कहा। शिवम ने उसकी ओर ठंडे भाव से देखा और कहा, मेरी मदद करके बचना चाहते हो? तुमने मुझे अगवा करवाया, मुझ पर गोली चलाने की हिम्मत की। तुम्हें क्या लगता है मैं बख्श दूंगा तुम्हें? पुरी के माथे से पसीने की एक ठंडी बूंद टपक गई। शिवम जैसे एक मार्शल विशेषज्ञ जो गोलियों से भी नहीं डरता था, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वो हरा सकता था। उसके खिलाफ लड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकता था। ये बात अब पुरी भी जानता था कि शिवम जैसे इंसान के साथ परछाई के रूप में एक अद्भुत शक्ति चलती है। उसके जैसे प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट आसानी से खुद को बेनकाब नहीं करते। उसके पास पुरी का नामो निशान मिटाने के अनगिनत तरीके होंगे। मास्टर शिवम, दया कीजिए, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। आप जैसे महान इंसान से एक छोटी सी उम्मीद करता हूं कि आप मुझे खुद को साबित करने का एक मौका देंगे। अब मैं बस आपका गुलाम हूं। पुरी शिवम के सामने डर और घबराहट में झुक गया। मेरे लिए काम करना चाहते हो? फिर मेरे संप्रदाय के नियमों का पालन करो। अपनी एक उंगली तोड़कर मुझे दिखाओ कि तुम कितने ईमानदार हो। ये कहकर शिवम ने भावहीनता से पुरी को देखा। पुरी ने गहरी सांस ली और अपने दांत भींच लिए। उसने अपना बायां अंगूठा पकड़ा और ऊपर खींच लिया। हड्डी टूटने की आवाज कमरे में गूंज उठी। पुरी का अंगूठा पूरी तरह से लंगड़ा हो गया था। उसकी मुड़ी हुई और विकृत अवस्था जाहिर कर रही थी कि वो पूरी तरह से अपंग हो गया था। दर्द से पुरी का चेहरा फीका पड़ गया था और शरीर कांप रहा था। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए अपनी ही उंगलियों के टूटने का दर्द आमतौर पर असहनीय होता है। शिवम ने हल्के से कहा, मैं तुम्हें अभी के लिए जीने दूंगा। शुक्रिया मास्टर, पुरी ने सांस लेने की कोशिश करते हुए कहा। हम किसी को ये नहीं बता सकते कि आज रात क्या हुआ, शिवम ने धीरे से कहा। अगली बार जब दर्श सिंघानिया तुम्हारे संपर्क में आए तो मुझे तुरंत बताओ। हाँ मास्टर, अब से मेरा जीवन आपके नाम। आप मुझे जब जो आदेश देंगे मैं पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पुरी ने गंभीरता से कहा। फिर उसने राहत की एक लंबी सांस ली, ये सोचकर कि आखिरकार उसकी जान बच गई है। दूसरी ओर इस अंजाम को भेष में एक आशीर्वाद भी माना जा सकता है। हालांकि उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, फिर भी उसने शिवम को अपने बॉस के रूप में स्वीकार किया था। खुद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति की सेवा करना निश्चित रूप से बुरा तो नहीं होगा। शिवम जो जानने आया था उसने वो जान लिया। अब यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं थी। वो मुड़कर स्काई टावर के बाहर निकल गया और घर लौट आया। घर वापस लौट आने पर वो लगातार सोचता रहा कि दृष्टि के परिवार की स्थिति को कैसे संभालना चाहिए। उस रात उसने विक्रम टोकस को फोन किया और उसे कुछ निर्देश दिए कि क्या करना है। अगले दिन दृष्टि जब ऑफिस गई तभी दूसरी ओर शिवम एक छोटी सी कॉफी शॉप में पहुंचा और खुद के लिए एक लाते ऑर्डर की। करीब 5 मिनट के इंतजार के बाद कॉफी शॉप के सामने एकदम नई ब्लैक BMW 530 रुकी। उसी समय जोश से भरा एक युवक गंभीर निगाहों से कार से बाहर निकला। वो दिखने में काफी आकर्षक था। एक सख्त गति के साथ वो कॉफी शॉप में चला गया। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसने सेना में कई सालों का अनुभव किया हो।
डायरेक्टर शिवम, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम रजत मलिक है। आपने जो ऑर्डर की थी वो कार में ले आया हूँ। मुझे बताया गया है कि पेमेंट आपके अकाउंट से ली जाएगी। रजत मलिक अपनी पीठ सीधी करते हुए शिवम के सामने आकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक रिपोर्ट दे रहा था। शिवम ने मलिक को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। वो एक अच्छा युवक प्रतीत होता था। स्काई टावर में जो घटना हुई उसके तुरंत बाद ही शिवम ने फैसला कर लिया था कि उसे दृष्टि के लिए जल्द से जल्द बॉडीगार्ड्स का इंतजाम करना होगा। पहले तो उसने ये सोचा था कि वो रायजादा परिवार के जतिन आनंद को आदेश देगा कि वो अपने कुछ शिष्यों को इस काम के लिए भेज दें जो मार्शल आर्ट में मंझे हुए हैं। जतिन आनंद ने खुद प्राचीन मार्शल आर्ट में उच्च स्तर की महारत हासिल की है, तो उनके शिष्य साधारण कैसे हो सकते हैं? लेकिन फिर शिवम ने इस विचार को छोड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि ये विचार निश्चित रूप से दृष्टि की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, लेकिन शिवम दृष्टि और उसके परिवार को रायजादा और उनसे जुड़े लोगों से दूर रखना चाहता था। इसका मुख्य कारण ये है कि मार्शल आर्ट की खेती करने वाले लोग जिस तरह की दुनिया में रहते हैं वो आम लोगों की दुनिया से कहीं अलग होती है। इसके अलावा एक और कारण भी था। वो नहीं चाहता था कि दृष्टि और उसके परिवार को शिवम का राज पता लग जाए, जिससे रायजादा अब पूरी तरह से वाकिफ हैं। इसलिए उसने केवल विक्रम टोकस को आदेश दिया कि वो दृष्टि के निजी ड्राइवर के रूप में काम करने के लिए एक सेवानिवृत्त सैनिक को ढूंढकर उसके पास भेज दें। साथ ही उसने एक ऐसी कार मांगी जो कि दृष्टि की वर्तमान स्थिति के हिसाब की हो। शिवम ने मलिक से फिर कहा, मुझे अपने और अपनी योग्यताओं के बारे में और बताओ। डायरेक्टर शिवम, मैं 18 साल की उम्र में सेना में शामिल हो गया और 5 साल तक स्काउट के रूप में मैंने काम किया। इस साल एक सैनिक के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने काम की तलाश में अपने होम टाउन लौटने का फैसला किया। फिलहाल मेरे पास अभी तक किसी भी सोशल वर्क का अनुभव नहीं है, रजत मलिक ने ईमानदारी से उत्तर दिया। ये सुनने के बाद शिवम ने शांति से सिर हिलाया। उसे महसूस हुआ कि रजत मलिक उसकी आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरी करता है। वो एक सीधे साधे वर्ग से आया था और सेना में भी था। इसके अलावा उसका व्यक्तित्व अच्छा था और वो सख्त अनुशासित भी था। ऐसा भी लग रहा था कि उसके पास मामूली ठगों और गुंडों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल है। शिवम ने गंभीरता से कहा, आज से तुम चीफ डायरेक्टर दृष्टि नारंग के ड्राइवर और बॉडीगार्ड के रूप में काम करोगे, मगर तुम्हारा मुख्य काम उनकी रक्षा करना होगा।